सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो फाइनली इतने टाइम के बाद अब जाके हमें एमसीयू की एक लाइव एक्शन मूवी देखने को मिली। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक विडो की। ब्लैक विडो मूवी तुम में से मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर लोगों ने देख ही ली होगी, बहुत से लोगों ने अभी भी नहीं देखी है। तो बेसिकली तुम लोगों को पता चल गया है। आज की ये जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में मैं अपने ओपिनियंस, अपने रिव्यू शेयर करने वाला हूँ तुम लोग के साथ ब्लैक विडो मूवी को लेके। और एमसीयू का ये जो कमबैक था लाइव एक्शन मूवीज़ के अंदर, ये कैसा रहा, ब्लैक विडो मूवी ने कैसा परफॉर्म किया, मुझे ये मूवी कैसी लगी, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर जो है एक्चुअल में ब्लैक विडो मूवी से रिलेटेड कुछ स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं। तो एक स्पॉयलर वार्निंग तो मैं तुम लोगों को पहले ही दे देता हूँ। अगर तुम लोगों ने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो तुम इस वीडियो को नहीं देख सकते हो, चाहो तो देख भी सकते हो, ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जिन लोगों ने मूवी देख रखी है, तुम लोग आराम से वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। अब ये तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा कि जो मूवी की टाइमलाइन है वो बेसिकली सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर के बीच में सेट है। यानी कि जैसा कि हमने देखा था कि सिविल वॉर के अंदर किस तरीके से नताशा पहले टोनी के साथ रहती है, लेकिन इवेंचुअली इनडायरेक्टली वो उसे बिट्रे कर देती है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका की हेल्प करती है विंटर सोल्जर के साथ वहाँ से एस्केप करने के लिए। एयरपोर्ट बैटल की बात कर रहा हूँ मैं, तुम लोग को याद ही होगा। और उसके बाद जो है एक्चुअल में नताशा के पीछे सगोविया अकॉर्ड वाले लोग लग जाते हैं, बेसिकली थंडरबोल्ट रॉस लग जाता है। और उसी से बचते बचाते कह सकते हो कि वो इस कह सकते हो पूरे के पूरे सिनेरियोज़ में पहुंचती है, जो सिनेरियो हमें जो इस मूवी के अंदर देखने को मिला है, यानी कि ब्लैक विडो मूवी के अंदर। यानी कि इतना तो हमें सबको पता था कि ब्लैक विडो की जो ये मूवी है, इसकी टाइमलाइन सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर के बीच में सेट है। लेकिन एक जो एक्सपेक्टेशन थी मूवी से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों की, वो ये थी कि हमें ब्लैक विडो के पास्ट लाइफ के बारे में कुछ जानने को मिलेगा। जो रेड रूम प्रोग्राम है वो किस तरीके से काम करता है, रेड रूम प्रोग्राम का ब्लैक विडो हिस्सा कैसे बनी, ये सभी चीज़ें हमें जानने को मिलेगा। और उसके ऊपर एक प्रॉपर ऑरिजिन बैक स्टोरी भी दिखाई जा सकती है किसी फ्लैशबैक के ज़रिए। जिन लोगों ने मूवी देख रखी है उन्हें पता है कि एक्चुअल में ऐसा टोटली नहीं हुआ, जो चीज़ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग निकल के आती है। इन लोगों ने तुरंत बहुत दिखाने की ज़रूर कोशिश की कि ब्लैक विडो की ओरिजिन क्या थी, लेकिन प्रॉपरली उसे दिखाया नहीं गया, उसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया। अब इस चीज़ को मैं उतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि ये कोई ओरिजिन मूवी नहीं थी, ये मोर लाइकली एक स्पिन ऑफ मूवी थी। अब मैं इस चीज़ की बात कर लेता हूँ कि मुझे पर्सनली मूवी कैसी लगी। तो मूवी का जो फर्स्ट हाफ था, जिसके अंदर कह सकते हो कि सभी चीज़ें चलती रहती हैं, जिस तरीके से हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से नताशा जो है सकोविया अकॉर्ड वालों से बच के निकल रही है, फिर आगे चल के वो येलेना के कैरेक्टर से काफ़ी टाइम बाद मिलती है और उन्हें जो है पूरे तरीके से रेड रूम के प्रोग्राम वगैरह के बारे में पता चलता है कि किस तरीके की चीज़ें जो है हो रही हैं। तो ये सभी जो चीज़ें थी मूवी के जो फर्स्ट हाफ में हमें जो दिखाया गया, और मूवी के फर्स्ट हाफ में जो कह सकते हो कि एक्शन सीक्वेंसेस भी थे, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। इवेंचुअली अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल मुझे मूवी का फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और स्पेशली जो प्रिजन ब्रेक वाला सीन था, जहाँ पे येलेना और ब्लैक विडो जाते हैं रेड गार्डियन को बचाने के लिए, एलेक्सी के कैरेक्टर को बचाने के लिए, वो सीन भी सच में लाजवाब था। और वहाँ पे मुझे रेड गार्डियन के कैरेक्टर को देख के ऐसा लगा था कि इसके कैरेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होने वाला है, और मूवी में आगे चल के ये कैरेक्टर जो है हमें और भी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि एमसीयू के फ्यूचर में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, बट इवेंचुअली ऐसा नहीं होता है। रेड गार्डियन के कैरेक्टर के अगर मैं ऊपर आऊँ तो इसके ऊपर मैं डिटेल में आगे बात करूँगा ही, लेकिन जब वो प्रिजन एस्केप सीन के बाद जो है स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है तो इसका कैरेक्टर सीधा नीचे चला जाता है, यानी कि डाउनग्रेड होना शुरू हो जाता है। और अगर मैं वो मूवी के सेकंड हाफ के ऊपर, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग और बहुत ही ज़्यादा मुझे बेकार लगा, क्योंकि उसके बाद जो है स्टोरी प्रेडिक्टेबल बन चुकी थी, स्टोरी में कुछ जान नहीं बची थी। और हम जान चुके थे कि जो विलन है वो कैसा विलन है, विलन में कोई भी कह सकते हो कि पोटेंशियल नहीं है। और जो टास्क मास्टर हम लोग सोच रहे थे कि टास्क मास्टर हो सकता है मूवी का मेन विलन हो, उसे पूरे तरीके से मतलब बर्बाद कर दिया। अब इतनी बात कर ही लिए तो मैं कैरेक्टर्स के ऊपर भी आ जाता हूँ। ब्लैक विडो का कैरेक्टर हमें वैसे ही देखने को मिला जैसे हमें प्रीवियस मूवीज़ के अंदर देखने को मिला है। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्लैक विडो के कैरेक्टर में हम थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेगा, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ इस मूवी जो है कह सकते हो ये मूवी वो फुलफ़िल नहीं करती है वो कैटेगरी को। वो जो कमी हमें ब्लैक विडो के कैरेक्टर में नज़र आती है, एक सुपर हीरो के कैरेक्टर में नज़र आती है, वो ये मूवी कह सकते हो कि उसी कैरेक्टर के होने के बावजूद भी कमी नहीं पूरी कर पाई। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई, बट इवेंचुअली इसमें कोई उतना ज़्यादा ड्रॉबैक वाली चीज़ निकल के नहीं आती है। येलेना बेलोवा के कैरेक्टर पे आऊँ तो मुझे इसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और इतना तो तुम लोगों को पता चल ही गया है कि क्योंकि अब ब्लैक विडो यानी कि नताशा का कैरेक्टर की डेथ हो चुकी है, तो प्रॉबेबली हमें येलेना ही नेक्स्ट ब्लैक विडो के तौर पर देखने को मिलेगी। और अगर इसके बाद जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मेलिना का जो कैरेक्टर था, तो वो मतलब ठीक ठाक सा था। रेड गार्डियन के ऊपर मैं आऊँ
तो देखो, जब रेड गार्डियन मूवी में इंट्रोड्यूस होता है तब उस टाइम ऐसा देख के ज़रूर लगता है कि रेड गार्डियन के कैरेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होने वाला है और ये कैरेक्टर सच में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर एट द सेम टाइम बैड एज भी था, फ़नी भी था, हर चीज़ का कह सकते हो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा था। लेकिन जब कह सकते हो कि मेलिना के घर पे अटैक होता है और उसके बाद जब रेड गार्डियन को कह सकते हो कि बड़े ईजिली ये लोग नॉकआउट कर देते हैं टास्क मास्टर के बंदे लोग, तो वो देख के लगता है कि यार मज़ा नहीं आया लिटरली। और रेड गार्डियन की जो फाइट भी आगे चल के टास्क मास्टर के साथ होती है उसके अंदर भी हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो इवेंचुअली रेड गार्डियन का कैरेक्टर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता था मूवी में, फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छा भी था और डेविड हार्बर जैसे एक्टर को लेने के बावजूद भी इन लोगों ने एक हद तक कैरेक्टर को वेस्ट कर दिया। और अगर मैं आऊँ टास्क मास्टर के ऊपर, तो ओ भाई, ये कैरेक्टर लिटरली मूवी में पूरी तरीके से बर्बाद किया गया है। हमें जाके आगे चल के यही पता चलता है कि जो मूवी का एक्चुअल में मेन विलन है वो टास्क मास्टर है ही नहीं, टास्क मास्टर तो खुद मेन विलन के लिए काम कर रहा है और टास्क मास्टर हमारे जो मेन विलन है उसकी बेटी रहती है। और टास्क मास्टर के ओरिजिन लोगों ने पूरी तरीके से कॉमिक से चेंज कर दी, कॉमिक एक्यूरेशन का नामो निशान नहीं था। और जिस तरीके से अल्ट्रॉन और मैलिकिथ जैसे कह सकते हो कि इनक्रेडिबल और काफ़ी आइकॉनिक विलन्स को एमसीयू बस एक मूवी के अंदर ही दिखा के बर्बाद कर चुका है, वही सेम चीज़ टास्क मास्टर के साथ हुई। लेकिन टास्क मास्टर मेरे पर्सनल फेवरेट विलन्स में से एक है और इसी वजह से मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो मूवी का मेन विलन था, मुझे इस बंदे का नाम भी याद नहीं है, ये बंदा था मेन विलन, इसमें बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं था। और यही चीज़ है कि जो मूवी का सेकंड हाफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो, बहुत ही ज़्यादा खिंचा हुआ और कह सकते हो कि ज़बरदस्ती का बनाया हुआ लगता है देखने में। मूवी की जो लास्ट की फ़ाइट सीक्वेंसेस है वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बट एक चीज़ है जिसके मैं कह सकता हूँ कि एग्री करूँगा, बहुत से लोगों ने कहा कि मूवी की कोरियोग्राफी, फ़ाइट्स को लेकर कोरियोग्राफी उतनी अच्छी नहीं थी, तो ऐसा एक्चुअल में नहीं है। मुझे तो मूवी की फ़ाइट्स की कोरियोग्राफी पसंद आई। हाँ, फाइनल बैटल के अंदर कुछ कमियां नज़र आ रही थी, लेकिन फाइनल बैटल को हम एक फ़ाइनल बैटल ढंग का कह भी नहीं सकते हैं। और इवेंचुअली इन्होंने कैरेक्टर को एक प्रॉपर ऑरिजिन भी नहीं दी, कैरेक्टर्स को सेटअप भी सही से नहीं किया और मूवी काफ़ी खाली खाली से फील हुई। और ऊपर से ये जो ओटी फैंक बेल्ले का कैरेक्टर था, मतलब तो मुझे तो समझ में भी नहीं आया कि इसके कैरेक्टर को रखने की ज़रूरत भी क्या थी। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद यही कैरेक्टर जो है आगे चल के टास्क मास्टर होगा, जब स्टार्टिंग में रूमर्स वगैरह आ रहे थे तो। लेकिन इवेंचुअली मूवी कह सकते हो कि फ़र्स्ट हाफ तक तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, थोड़ी थोड़ी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर वाली जो है वाइब्स आ रही थी, तो मुझे लगा था कि मूवी बढ़िया होगी। लेकिन सेकंड हाफ में जाने के बाद मूवी पूरी तरीके से पिट जाती है और इसी वजह से मूवी उस बेसिस पे एक डिसअपॉइंटमेंट है। मूवी के अंदर एक चीज़ अच्छी है जो है उसका पोस्ट क्रेडिट सीन का हो, एंड क्रेडिट सीन का हो, उसमें हमें ये जानने को मिलता है कि जो कह सकते हो कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंदर हमें ये लेडी देखने को मिली थी, ये एक्चुअल में येलेना के पास आती है। और ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ये करंट टाइमलाइन का होता है, मतलब जब ब्लैक विडो की डेथ हो चुकी है और वो लोग ब्लैक विडो के ग्रेव के पास आते हैं, तो वहाँ जाके जो है वैल, शायद वैल नाम है इस कैरेक्टर का, ये उसे बताती है येलेना को कि एक्चुअल में ब्लैक विडो को मारा हॉकआई ने है, मतलब ब्लैक विडो के मरने का रीज़न हॉकआई है। सो मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ ना तो पूरी मूवी से ज़्यादा बेटर ये पोस्ट क्रेडिट सीन था। और अब तो ये भी न्यूज़ आई है कि येलेना का कैरेक्टर हमें अभी हॉकआई की सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलेगा, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देखने में मज़ा आएगा कि आखिर होता क्या है। इवेंचुअली ये मूवी उतनी खास नहीं थी, मूवी मेरे लिए तो एक डिसअपॉइंटमेंट थी। मूवी का फर्स्ट हाफ मुझे, मैं चीज़ बार बार कह रहा हूँ, मूवी का फर्स्ट हाफ मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मूवी उसके बाद बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिरती है। मतलब मुझे तो पता भी नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा कि मूवी को बनाने का पॉइंट क्या था। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इसे एक चीज़ से कंपेयर करके तुम लोग को बता सकता हूँ, ऑफेंड मत हो जाना, लेकिन जैसे जब बर्ड्स ऑफ प्रे रिलीज़ हो रही थी, जब बर्ड्स ऑफ प्रे अनाउंस हुई थी, तो किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था मूवी में, कोई देखना भी नहीं चाहता था। बट क्योंकि हार्ली क्वीन है तो इसीलिए हम लोगों ने उस मूवी को देखा और मुझे तो मूवी पर्सनली पसंद आई। मुझे क्या, बहुत से लोगों को मूवी पसंद आई। मुझे इवेंचुअली बर्ड्स ऑफ प्रे शज़ैम और एक्वामैन से ज़्यादा इंटरटेनिंग लगी। लेकिन वहीं अगर आए हम लोग ब्लैक विडो के ऊपर, तो ब्लैक विडो की सोलो मूवी हमें एक्चुअल में चाहिए थी। हमें जानना था कि ब्लैक विडो एक्चुअल में सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर के बीच में कहाँ थी और उसकी ओरिजिन क्या है, लेकिन दे टोटली फक्ड अप दिस थिंग। इसी वजह से अगर मैं अपनी रेटिंग्स की बात करूं तो मैं इस मूवी को दूंगा 4 आउट ऑफ 10। ये जो 4 मैंने दिया है वो भी समझ लो कि पोस्ट क्रेडिट सीन और वो तुम्हारा जो मूवी का फर्स्ट हाफ था उसके वजह से, वरना मुझे तो ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई टू बी ऑनेस्ट। और अगर तुम लोगों ने मूवी नहीं देखी है और ये रिव्यू यहाँ तक देख चुके हो तो मैं तुम लोग को यही कहूँगा कि मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है, उससे बेटर पोस्ट क्रेडिट सीन ही देख लो। सो हाँ, ये था मेरा रिव्यू ब्लैक विडो मूवी को लेके।
सो आई होप सो कि तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो, मतलब कुछ लोग हो सकता है ऑफेंड हो गए हों, कुछ लोगों को मेरा ओपिनियन सही भी लगा होगा। अब देखो, एक चीज़ मैंने जो पहले नहीं बोली वो ये है कि अगर तुम कॉमिक्स वगैरह पढ़ते नहीं हो, तुम में से कोई ऐसा बंदा है जो कॉमिक नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ मूवीज़ देखता है, तो तुम्हें इवेंचुअली मूवी पसंद आ सकती है और मूवी के अंदर जो कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो भी तुम्हें पसंद आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉमिक रीडर है तो उसके लिए ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, स्पेशली टास्क मास्टर के कैरेक्टर को लेके। और वो क्यों है वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर ही दिया। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।